यूजीसी ने 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस का ये पार्ट 2 वीडियो है। तो 11th क्वेश्चन है, x equals to 5a basics, y equals to 61 cd, the result after bitwise and operation will be। तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है और यहाँ ये पूछ रहा है कि इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के दो वेरिएबल्स के वैल्यू के बीच में जब हम बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 5ab6 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो भी बाइनरी फॉर्मेट आएगा, लाइक 5 का बाइनरी नंबर, a का बाइनरी नंबर, a जो है वो 10 को लिखते हैं a, और उसके बाद बी को हम 11 लिखते हैं, फिर 11 का बाइनरी फॉर्मेट, 6 का बाइनरी फॉर्मेट, मतलब सारे का बाइनरी फॉर्मेट लिखने के बाद उसके बाद 6 का बाइनरी फॉर्मेट, 1 का बाइनरी फॉर्मेट, सी का बाइनरी फॉर्मेट और डी का बाइनरी फॉर्मेट, मतलब करस्पॉन्डिंग नंबर्स का, डेसिमल नंबर्स का बाइनरी नंबर निकालने के बाद हम वहां पर क्या करेंगे, उन दोनों के बीच में बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बिटवाइज एंड ऑपरेशन में क्या आता है, बिटवाइज एंड ऑपरेशन में आपका मल्टीप्लीकेशन आता है। लाइक अगर 0 0 है तो 0 इंटू 0 क्या देगा, 0 देगा। 1 इंटू 1 क्या देगा, 1 देगा। तो जब हम एक्स और वाई के करस्पॉन्डिंग बाइनरी फॉर्मेट्स के बीच में बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4084। यहाँ पर हमें ध्यान ये देना चाहिए कि एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसके फॉर्मेट से हमें पता चल जा रहा है कि ये हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स के होते हैं वैल्यू। तो उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी फॉर्मेट को लिखना और उनके बीच बीच में बिटवाइज एंड ऑपरेशन, यानी कि हर एक बिट का क्या करना, मल्टीप्लीकेशन, हर एक बिट के बीच में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका डेसिमल फॉर्मेट लिखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4084। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर एक स्यूडो कोड दिया हुआ है छोटा सा, उसका आउटपुट पूछा जा रहा है, मतलब k की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू क्या होगी, j की वैल्यू क्या होगी। i, j और k की वैल्यू जब उसके बीच में ये ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जाएंगे तो क्या होंगे। तो इनिशियली i की वैल्यू है 4, जब हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं प्लस प्लस i, तो वो क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। फिर इसके बाद हम i प्लस प्लस करवा रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो यहाँ i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है। j इक्वल्स टू 3, j इक्वल्स टू 3 है, माइनस माइनस j, जब माइनस माइनस j करेंगे तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से 1 घट के 2 हो जाएगी। फिर वहां माइनस माइनस j, फिर वो क्या हो जाएगी, 2 से 1 हो जाएगी। फिर j प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो ये 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो j की वैल्यू क्या हो गई, j की वैल्यू 2 हो गई। और k के बीच k क्या कर रहा है, i, i और j का क्या है, सम है, यानी कि 6 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 8, यानी कि k की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6। i की वैल्यू हो गई 6, j की वैल्यू हो गई 2 और k की वैल्यू हो गई 8, यानी कि इसका सही आंसर होगा i इज इक्वल्स टू 6, j इज इक्वल्स टू 2 एंड k इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रिटन इन सी। सी लैंग्वेज में एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो प्रेसिडेंसी चार्ट से और एसोसिएटिविटी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सी लैंग्वेज में जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो प्रेसिडेंसी होती है वो सेम होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे। क्यों, क्योंकि जब एसोसिएटिविटी की बात आएगी तो ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, प्रेसिडेंसी तो सेम ही है। ऐसा नहीं कि हम पहले डिवाइड करेंगे फिर इंटू करेंगे, क्योंकि हम पहले जो भी आएगा उसे उसे करेंगे। तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 2 और 3 के बीच में, तो 2 इंटू 3 क्या दिया, 6, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 क्या देगा, 8, यानी कि इसका हो जाएगा 6/4 माइनस 3/8, और इसे सॉल्व करने पर आएगा 1 माइनस 0।
और 1 माइनस 0 इज विच इज इक्वल्स टू 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फंक्शन ऑब्जेक्ट। एक फंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक इंस्टेंस होता है क्लास का जिसके लिए हम ऑपरेटर स्क्वायर इज a member function is an instance of a class for which operator is a member function is a pointer to any function is a member function of a class। तो यहाँ पे ऑप्शन से हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंटर नहीं होता, क्योंकि ये तो उप्स का कंसेप्ट है, तो यहाँ पॉइंटर कैसे आएगा? तो ऑप्शन सी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी बोल रहा है कि इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या मेंबर फंक्शन होता है क्लास का? नहीं, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अब यहाँ पर बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास फॉर विच ऑपरेटर दिस इज अ मेंबर फंक्शन। तो ये तो सही बात है कि एक फंक्शन ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास का क्या होता है? इंस्टेंस होता है। लेकिन क्या इसके लिए ये ऑपरेटर हम यूज करते हैं? नहीं, इसके लिए ये ऑपरेटर नहीं, हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? ऑपरेटर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एक फंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो क्लास का इंस्टेंस होता है जिसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो क्या होता है? एक मेंबर फंक्शन होता है, क्योंकि हम हमेशा मेंबर फंक्शन को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। इसके लिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जिसकी एबिलिटी क्या होती है? जिसकी एबिलिटी ये होती है कि ये मल्टीपल फॉर्म्स ले सकता है। दैट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल फंक्शन और ऑब्जेक्ट टू टेक अप मल्टीपल फॉर्म्स। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो एक रन टाइम टाइप आइडेंटिफिकेशन होता है विद इन अ क्लास हायरार्की। इसका मतलब ये होता है कि जब एक फंक्शन के बहुत सारे, मतलब एक नाम है लेकिन उस नाम के बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन उसमें आर्ग्यूमेंट पैरामीटर के नंबर के हिसाब से हम तय किए कि किसी में पैरामीटर 2 पास किया गया है तो अच्छा ये फंक्शन कॉल होगा। किसी में 3 पैरामीटर पास है तो अगर 3 वैल्यू पास किया गया तो ये फंक्शन कॉल होगा। लेकिन सारे फंक्शन का नाम क्या है? सेम है, लेकिन उसमें पैरामीटर की वैल्यू डिसाइड कर रही है कि कौन से फंक्शन को कॉल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रन टाइम टाइप को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। जब जब हमारा कोड रन करता है उस समय ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा टाइप जो है उस फंक्शन का उसे कॉल करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रन टाइम टाइप आइडेंटिफिकेशन विद इन अ क्लास हायरार्की। मतलब कि क्लास के अंदर ये क्या करता है? बहुत सारे फंक्शंस लिखे रहते हैं। उस जब ये कोड रन करेगा तो उस टाइम ये क्या करेगा? ये पता करेगा कि कौन से फंक्शन को कॉल है और उस फंक्शन को आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करेगा? ये कि कौन सा पैरामीटर पास किया गया, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। इसका 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ईआर मॉडल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। ईआर मॉडल को किस टर्म्स पे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? तो ईआर मॉडल क्या होता है? तो ईआर मॉडल का फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन वन तो सही ही होगा क्योंकि एंटिटीज तो इसमें होते ही हैं, नाम ही है ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। उसके बाद रिलेशनशिप बताता है एंटिटीज के बीच में, ये भी सही है। द एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटीज, ये भी सही है। एंटिटीज की प्रॉपर्टीज होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, वो भी इसके अंदर आते हैं। तो ईआर मॉडल जो है वो एंटिटीज के रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है, उन एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है और साथ ही साथ उसमें एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स को वो भी क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। तो इसका सही आंसर तीनों ही ऑप्शन होंगे। The next question is specialization is a which type of process? Top to down, bottom to up। स्पेशलाइजेशन किसे कहते हैं? स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज को बहुत ही विस्तार से बहुत एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब कोई पर्सन है,
उस पर्सन का हम ऑक्यूपेशन डिसाइड कर रहे हैं, तो ऑक्यूपेशन में हमने कहा कि ये डॉक्टर है, तो उसके बाद हमने उस पर्सन को किसमें फर्दर क्लासिफाई कर दिया कि ये डॉक्टर है। उसके बाद हमने क्लासिफाई किया कि ये किस टाइप का डॉक्टर है, ये किस चीज का डॉक्टर है, ठीक है। फिर हमने क्लासिफाई किया इसने कहाँ तक पढ़ाई की है, एमबीबीएस किया है, क्या किया है, फिर ये कहाँ पे डॉक्टर है, किस लोकेशन पे डॉक्टर है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर्सन को धीरे 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 क्लासिफाई करते जा रहे हैं, उस अलग 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 टर्म्स में कि पर्सन है, डॉक्टर है, उसका ऑक्यूपेशन ये है, यहाँ पे है, इतने पढ़ाई की। तो ये स्पेशलाइजेशन कहलाता है, जब हम चीजों को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते चले जाते हैं। तो हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, हम टॉप टू डाउन जाएंगे। वो पर्सन को हमने क्या किया, टॉप पे रखा, उसके बाद उसके उसको स्पेशलाइज करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए हम नीचे गए, तो कैसे जा रहे हैं, टॉप टू डाउन जा रहे हैं। इसके रिवर्स में पूछा जा सकता है कि जनरलाइजेशन क्या होता है। तो जनरलाइजेशन बॉटम टू अप होता है। जनरलाइज करना मतलब जितने भी चीजें हैं सब ठीक है, वो डॉक्टर है, कहाँ से पढ़ा है, लेकिन वो सब कुछ को मिला देंगे तो वो क्या है, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, वो ह्यूमन बीइंग है। तो ये कहलाता है बॉटम टू अप जाओ तो जनरलाइजेशन, और टॉप टू बॉटम आओ, धीरे धीरे उसके प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करते जाओ तो वो क्या कहलाता है, स्पेशलाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेशलाइजेशन इज अ टॉप टू डाउन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट हैज रूल्स। कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट के दो रूल्स होते हैं, एक होता है पार्शियल कंप्लीटनेस, पार्शियल स्पेशलाइजेशन, या फिर टोटल स्पेशलाइजेशन। ये दोनों ही क्या होते हैं, कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट के रूल्स होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, टोटल स्पेशलाइजेशन एंड पार्शियल स्पेशलाइजेशन। कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ भी छूटे ना, जितने भी तरह की वैल्यूज है वो सभी उसमें क्या है, जितने भी तरह के कंस्टेंट्स है वो सभी उसमें इंक्लूडेड हो। तो कंप्लीटनेस कंस्टेंट का क्या है, दो रूल है, टोटल स्पेशलाइजेशन, पार्शियल स्पेशलाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एंटिटी टाइप ऑन विच टाइप ऑफ एंटिटी डिपेंड्स इज कॉल्ड द आइडेंटिफाइंग ओनर। यहाँ पे क्वेश्चन का सही मीनिंग ये है कि अगर कोई एंटिटी टाइप आइडेंटिफाइंग ओनर है तो उसके ऊपर जो एंटिटी डिपेंड करती है उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वीक एंटिटी कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वीक एंटिटी। वीक एंटिटी उसको कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी यहाँ पर कहा गया है आइडेंटिफाइंग ओनर को। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर डिपेंड करने वाली एंटिटी क्या कहलाती है, वीक एंटिटी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, वीक एंटिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। आगे इसके हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की करस्पॉन्डिंग क्या प्रॉपर्टीज होती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर क्या होती है। तो नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन का पार्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इसे हमें क्या करना है, सही से मैच करना है। हम इसके ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज इलिमिनेटेड, किसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इलिमिनेट होता है। दूसरा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रिमूव्ड, किसके बीच में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कंटेन्स नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि कंटेन्स नो ज्वाइंट डिपेंडेंसी, उनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो कोई भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं रखता। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बीच में कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होती। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बीच में कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होता। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के बीच में कोई ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होती। तो
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एटॉमिक वैल्यू के बारे में बात करता है कि सभी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए, मतलब सिंगल वैल्यूज। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बोलता है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, कि फंक्शन के ऊपर पार्शियल डिपेंडेंसी है ये नहीं होनी चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कहता है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म कहता है कि ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये पांचों नॉर्मल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है और ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, कि कभी आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म का ही इंडिविजुअली पूछ लेगा या फिर जैसा अभी मैच द फॉलोइंग पूछा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें देखे जाते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।